हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, यानी कि ऊतकों के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है यहाँ पे प्लांट टिश्यू को, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एनिमल टिश्यू को। स्टार्ट करते हैं और जल्दी से रिवाइज करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए, ये हमारे पास आता है चार्ट जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में। स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। उससे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन आती है हमारे पास और इनके फंक्शंस आते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। हमने कहा दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इससे आप एक बात समझ लीजिए, प्रोटेक्टिव जो वर्ड आता है वो दो जगह आ सकता है। एक तो यहाँ पर जो आउटर कवरिंग होती है वहां पर प्रोटेक्शन जो वर्ड है वो आता है। दूसरा, जब आप बात करते हैं यहाँ पर इम्यून सिस्टम के बारे में, तब हम वहां पे प्रोटेक्शन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो या तो आपने कहा कि जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, या फिर जो आपकी स्किन है वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। आगे देखते हैं, आपने कहा दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर के सुरक्षात्मक ऊतक हैं। They cover many organs and cavities that are present inside the body। हमने कहा ये शरीर के अंदर मौजूद कई अंगों और गुहाओं को क्या करते हैं? कवर करते हैं, ढकते हैं। They are the epithelial tissue found in where are the epithelial tissue found in the human body। हमने कहा मानव शरीर में उपकला ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बता रखा है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? The lining of the blood vessels, the lining of the mouth, kidney tubules, skin एंड लंग्स एल्विलाई। ठीक है, आपने कहा रक्त वाहिकाओं की जो परत होती है, मुंह की जो परत होती है, वृक्क नलिका होती है, त्वचा और फेफड़ों की जो एल्विलाई होती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पाई जाएगी, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कहा कि ये क्या करेंगे? कवरिंग और लाइनिंग दोनों ही करते हैं। तो ध्यान रखिए, हमने कहा था कवरिंग और लाइनिंग क्या होती है? कवरिंग का मतलब होता है बाहर से कवर किया जा रहा है। ठीक है, बाहर की ओर से। और लाइनिंग का मतलब क्या होगा? अंदर से कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बाहर है कवरिंग, ये अंदर है यहाँ पे लाइनिंग। क्लियर है? तो आपने कहा कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लाइनिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, अंदर से किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, स्किन है और लंग्स एल्विलाई है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया गया है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो पढ़ लेते हैं। मेन जो फंक्शन इनका होता है वो क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज टू एक्ट एज अ बैरियर एंड अ सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहले तो अपने कहा लाइनिंग और कवरिंग अगर कर रहे हैं, देखिए हमने कहा दो ऑर्गन है। ठीक है, दो ऑर्गन में आपने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ये लंग्स है और यहीं पर आपने कहा क्या होते हैं? ये हार्ट है। ठीक है, अब दोनों जो ऑर्गन है यहाँ पे लंग्स और हार्ट जो हैं वो आसपास हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइनिंग यहाँ पर, लाइनिंग के थ्रू ये क्या होंगे? एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जैसे कि हमने कहा कि जो ब्लड वेसल्स हैं, अब एक ही ब्लड वेसल्स तो नहीं होती हैं, आपने आर्टरीज होती हैं, वेन होती है, कैपिलरीज होती है, एक दूसरे से फिर भी सेपरेट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कहा कि जो ये क्या करते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करेगा? लाइनिंग करेगा और कवरिंग के द्वारा एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से यहाँ पे अलग रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा उपकला ऊतकों का मुख्य कार्य एक बाधा, बाधा यानी कि बैरियर, बाधा यानी कि आपने कहा कि
आपकी जो स्किन है, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो हमने कहा इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, एक तो फिजिकल बैरियर होते हैं और एक इंटरनल सेल्स होती हैं, ठीक है। इंटरनल सेल्स में आपके क्या आते हैं, इम्यून सेल्स आते हैं। फिजिकल बैरियर में आपका एक स्किन आता है, ठीक है। स्किन में आपने कहा कि इसके अलावा और भी चीजें आती हैं। तो स्किन जो है वो यहाँ पे एज अ बैरियर काम करेगी, क्योंकि हमने कहा हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और उनमें से जो मैक्सिमम माइक्रोब है वो आपकी जो स्किन है उसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं, वो आपके स्किन से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन एज अ बैरियर वहां पर काम कर रही है। तो आपने कहा कि आप कह सकते हैं कि एक बाधा के रूप में कार्य कर रही है, किसके लिए, पैथोजन के लिए, और विभिन्न अंगों और प्रणालियों को एक दूसरे से अलग करती है, सेपरेट करती है। ऐसे नहीं कि एक ऑर्गन, जैसे दो ऑर्गन अगर पास पास है तो ऐसे नहीं कि वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, वो एक दूसरे से सटकर भी हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे की जो लाइनिंग है वो अलग है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि हमने बोला, सिंपल सी बात है, हमने बोला ये दो बॉल हैं, ठीक है, ये दो बॉल आपस में क्या हुई हैं, सटी हुई हैं, इस प्रकार से दो बॉल सटी हुई हैं। हमने कहा ये चिपकी भी नहीं है, क्योंकि ये आउटर लाइनिंग जो है ये क्या एपिथेलियल टिश्यू है जो एक दूसरे को फिर भी अलग यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़े, आपने कहा देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पर कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं होता, जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवरिंग का काम कर रहे हैं। The cells are permeable. This makes possible for the exchange of material between the different parts of the body and also between the body and external environment. आपने कहा कोशिकाएं पारगम्य होती हैं, इससे उनके लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच और शरीर के बाहरी वातावरण के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान संभव हो जाता है। कैसे होता है, देखिए, हमने कहा कि जो आपकी एल्वेलाई है वो उसमें क्या पाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू पाई जाता है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ये समझने के लिए कि जो कवरिंग है वो क्या होती है, पारगम्य होती है। ये है एल्वेलाई, ठीक है। अब ये जो एल्वेलाई है ये सिंपल से ऐसा डायग्राम नहीं होता है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे और जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को, जिसमें आप डिटेल में समझते हैं एल्वेलाई, एल्वेलाई का स्ट्रक्चर क्या है, एल्वेलाई किन किन परतों से मिलकर के बनी है और उन परतों के क्या क्या नाम यहाँ पर होते हैं। अब हमने कहा जो एल्वेलाई है वो कवर है यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है एपिथेलियल टिश्यू से, ये क्या है, कवर है, ठीक है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये पारगम्य होना चाहिए, अगर ये पारगम्य नहीं होगा तो आपने कहा कि जो आपका जो ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन भरी हुई है इस प्रकार से, आपने कहा ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्वेलाई में जाएगा। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक पारगम्य होगा। अगर पारगम्य नहीं होता तो आपने की गैसीय जो आदान प्रदान है, जो गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है वो नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसी है ये लेयर, परमिएबल लेयर होती है, ठीक है। वैसे भी अगर हम स्किन में देखें तो हमने कहा ऐसा तो नहीं है कि स्किन के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, स्किन के बाहर कुछ नहीं आ रहा है। आप कहते हैं स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग हो रही है यानी कि पसीना निकलता है, स्किन से निकलता है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, पारगम्य होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें बताया गया, आपने कहा था एपिथेलियल टिश्यू रिमेन्स, the epithelial tissue remains separated from the tissue beneath them because of a thin membrane over them. आपने कहा उपकला ऊतक उनके ऊपर एक पतली झिल्ली के कारण उनके नीचे के ऊतकों से अलग रहते हैं, ये हमने पहले ही बोल दिया था। चलिए यहाँ पे फंक्शंस नहीं बताए गए हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बोला था कि क्या देता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, सुरक्षा देता है, सिक्रेशन मेन है और एब्जॉर्प्शन मेन है, ठीक है। ये तीनों चीजें यहाँ पर मेन आती हैं। इन्हीं के बेसिस पे आप अलग अलग प्रकार के जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में आप देखिए, अगर हम यहाँ आपने देखा होगा हमारे पास स्क्वैमस आता है, ठीक है, क्यूबॉइडल आता है, कॉलमनर है, सीलिएटेड है एंड ग्लैंडुलर है। अब एक बार इन चारों को नोट कीजिए, चारों पांचों को नोट कीजिए, इनके जो स्ट्रक्चर है अलग अलग होता है, संरचना अलग है। संरचना क्योंकि अलग है तो लोकेशन अलग होगी, और अगर अलग अलग लोकेशन में इनके जो फंक्शंस है वो भी अलग अलग होंगे। तो हमने क्या बोला, संरचना, ठीक है, लोकेशन यानी कि इनके जो स्थान जहाँ पे पाए जाते हैं, और तीसरा फंक्शन यानी इनके कार्य जो है। तो एक बार देखिए, तीनों को नोट कीजिए, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब आपने नोट कर लिया है तो हम देखते हैं डायग्राम को यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर आपने का स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर आपके पास यहाँ पे आता है। तो ध्यान दीजिए स्क्वेमस और क्यूबॉइडल में डिफरेंस क्या है। स्क्वेमस क्या है, आपने का थिन लेयर है, ठीक है, और फ्लैट है, यहाँ पर थिन लेयर होगी और फ्लैट होगी। क्यूबॉइडल जो है यहाँ पर आपने कहा इसमें क्यूब्स बने हुए हैं, इस प्रकार से क्या बने हुए हैं, आपने कहा क्यूबॉइडल में आपके क्यूब्स बने हुए हैं। अब सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में डिफरेंस होता है कि जो सिंपल स्क्वेमस है एक सिंगल लेयर है, ये मल्टी लेयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंपल स्क्वेमस है ये आपने का एसोफिगस है, ये जो इंटरनल लाइनिंग है वहां पे पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आपकी स्किन में पाया जाएगा। अब आपकी स्किन ऐसा तो नहीं है कि थिन लेयर की बनी होगी, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी जो स्किन है, तो वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रांग होगी तो आपने कहा कैसी होनी चाहिए, पूरा यहाँ पर आपने कहा कि सिंगल लेयर तो नहीं होगी, मल्टी लेयर होगी, ठीक है। क्यूबॉइडल जो है आपका, इसमें भी सेम डिफरेंस है कि सिंपल क्यूबॉइडल में एक लेयर है और स्ट्रेटिफाइड में आपने कहा कि मल्टी लेयर आपके पास आती है। इसी प्रकार से कॉलमनर में भी आता है और सीलिएटेड में भी आता है, ठीक है। अब क्योंकि इनके नाम के अकॉर्डिंग इनके शेप आप देख सकते हैं और इनकी जो लोकेशन है वो आप यहाँ पर देखेंगे, इजीली आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के आपके टिश्यू आते हैं, जैसे कि सिंपल स्क्वामस है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, कॉलमनर आता है, सीलेटेड आता है, क्यूबॉइडल है, ग्लैंडुलर है, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे पढ़ लें। ये इनके क्या होंगे, स्ट्रक्चर है, और दूसरी जो लाइन है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इनके लोकेशन को बताता है। पढ़ ले, सबसे पहले सिंपल स्क्वामस पढ़े। सिंपल स्क्वामस में कहा गया दे हैव डेलिकेट सेल लाइनिंग एंड पजेस फ्लैट थिन स्ट्रक्चर। जो सिंपल स्क्वामस है वो कैसा है, आपने कहा कि इनकी जो सेल लाइनिंग है वो डेलिकेट है, कोमल है। सबसे पहले तो हमने कहा कोमल होते हैं, दूसरा हमने कहा थिन है, पतले हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट है पूरा, थिन स्ट्रक्चर है, और डेलिकेट यहाँ पर क्या है, इनके जो लाइनिंग है वो डेलिकेट है, कोमल है। तो क्योंकि कोमल है, डेलिकेट है, थिन है, तो हमने कहा इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते होंगे, हमारे आंतरिक अंगों में, जैसे एल्विलाई जो है, बोमेंस कैप्सूल जो है यहाँ पे, नेफ्रॉन है, और किडनी, नेफ्रॉन इन द किडनी, यानी कि जो किडनी का जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। सारे इंटरनल ऑर्गन है यहाँ पे, क्लियर है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की, तो सिंपल स्क्वामस में एक सिंगल लेयर थे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में मल्टी लेयर आ गई है। किसकी, जब सिंपल स्क्वामस की बहुत सारी लेयर मिल जाती है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का फॉर्मेशन यहाँ पर करती हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने कहा एपिथेलियम स्क्वामस सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स में होगा। अब उन लेयर्स के फीचर्स तो ऐसे ही होंगे, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज हो गए हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्किन पे, क्योंकि स्किन क्या होती है आपकी, थिक होती है स्किन, ऐसा तो नहीं कि बहुत महीन परत होती है हमारी स्किन की, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे स्क्वामस जो है वो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार के हिस्से है और लोकेशन कहाँ पे पाई जा रही है। अब अगर मैं इसके बेसिस पे कहूँ कि बताइए उसका फंक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमने कहा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि अगर हमने किडनी कहा है तो किडनी में क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, तो एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर है। एल्विलाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज का काम हो रहा है, तो गैस एक्सचेंज में क्योंकि ये क्या है, हमने कहा परमेबल होती है मेम्ब्रेन, तो गैस एक्सचेंज इजिली वहां पर हो पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉलमनर। कॉलमनर का जो डायग्राम हमने देखा वो इस प्रकार से होगा, अगर आपने स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ये कॉलमनर है। तो देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तो फ्लैट स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ये आपने का क्यूब वाला स्ट्रक्चर है, और ये कॉलमनर है इस प्रकार से। ये जो डायग्राम है ये आप ऊपर से देखेंगे, जब इस प्रकार से कट किया जाता है तो ऊपर से आप देख रहे हैं कॉलमनर। कॉलमनर का मतलब है कि कॉलम शेप का होगा, कॉलम इस प्रकार से ये है, ठीक है। पढ़ लेते हैं कि कैसा इनका स्ट्रक्चर है। हमने कहा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विच हैव सीलिया प्रेजेंट ऑन देम। सीलिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए जब आपने बात की है, आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, सेल चैप्टर में आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल को पढ़ा है। प्रोकैरियोट की जब हमने बात की थी तो आपने पढ़ा था फ्लैजिला, आपने पढ़ा था पिलाई, आपने पढ़ा था सीलिया।
फ्लैजिला और सीलिया को हमने क्या कहा था, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये है बैक्टीरियल सेल, ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास आता है, ये है फ्लैजिला, और छोटे छोटे है लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो फाइन स्ट्रक्चर होते हैं, वो कहलाते हैं सीलिया। ठीक है, तो इनमें सीलिया भी होते हैं। अब इनमें सीलिया होते हैं तो ये क्या काम कर रहे होंगे, क्या इनका फंक्शन होगा? सीलिया का जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये भी होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। आपने का जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो कॉलमनर जो जहाँ पे इनमें क्या पाए जाते हैं आपने कहा? अच्छा, सीलिएटेड के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले कॉलमनर की बात करेंगे, ध्यान रखिए। ये सीलेटेड वर्ड आया है, हम कॉलमनर की बात करेंगे। आपने कहा दे आर कॉलम लाइक शेप टिश्यू, इनके कॉलम जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन में। किस प्रकार के इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके जो विलाई एंड जो माइक्रोविलाई होती है वहां पर। अब फंक्शन अगर मैं पूछूं कि क्या फंक्शन इनका होता है, तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अवशोषण, ठीक है, क्या करते हैं ये? अवशोषण का काम करते हैं। सीलेटेड कॉलमनर में हमने कहा कि एपिथेलियल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विच हैव सीलिया प्रेजेंट ऑन देम। ये क्या है? सीलेटेड कॉलमनर है, कॉलम है, और कॉलम में क्या पाए जा रहे हैं? सीलिया पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? आपने क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। दूसरा और कहाँ पाए जा सकते हैं? जैसे जब हमने आप पढ़ते हैं यहाँ पर, ये क्या है? ओवरी है, इसके अंदर होता है ओवम होता है। ओवम ये क्या है? फेमरी है। ओवम जब अंदर एंटर होता है तो ओवम को पहुंचना है यहाँ तक। ओवम कहाँ यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि हमने कहा फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, इसमें मोशन नहीं होगा, वो गति नहीं कर पाएगा। तो सीलिया जो होते हैं यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया में इस प्रकार से जो ओवम है वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि सीलिया कहाँ पाए जाते हैं। आपने कहा एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और एक जब आपने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन यहाँ पर होता होगा इनका? क्योंकि आपने कहा कि सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। जैसे म्यूकस आपने देखा है, म्यूकस आपके गले में म्यूकस फंसता है, ठीक है, तो ये जो म्यूकस है यहाँ पर, इस म्यूकस को रिमूव करने के लिए जो सीलिया होते हैं वो वहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे हैं, कहाँ पे है? कॉलमनर, जो सीलिएटेड कॉलमनर है वहां पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की। क्यूबॉइडल क्यूब शेप के हैं, हमने कहा, ये हमने बात की थी, हमने कहा था दे आर क्यूब शेप्ड सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। आपने कहा कि क्यूबॉइडल जो टिश्यू है वो क्यूब शेप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों में पाए जाते हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। ग्लैंडुलर जो है, नाम से पता चल रहा है ग्लैंड्स में पाए जाएंगे, और ग्लैंड्स का काम है यहाँ पे सिक्रेशन करना। तो आपने कहा दे आर स्पेशल ग्लैंड सेल्स दैट कैन सिक्रेट सब्सटेंसेस, स्वेट ग्लैंड इन द स्किन। आपने कहा कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों में पाए जाएंगे। ग्रंथियों का काम ही है सिक्रेशन करना। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में हमने क्या बोला था? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनके एग्जाम्पल, एंडोक्राइन जो सिस्टम है, आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ी थी, दोनों के एग्जाम्पल आप पढ़िए वहां पर, वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार पूरा जो टेबल है यहाँ पर उसे जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू आता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हमने कहा कि इसका फंक्शन ही क्या है, यहाँ पे कनेक्शन का है। कनेक्टिव टिश्यू आपके अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे कि आपने बोला यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, और जो आपके पास एफ में एग्जाम्पल दिखाए गए हैं वो आपको कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। जैसे कि आपने कहा एडिपोज टिश्यू यहाँ पर आ गया है, ब्लड है या बोन है, कार्टिलेज है यहाँ पर। तो ये सारे आपके क्या हैं, लिगामेंट है, कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं।
हमने कहा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या आते हैं, दे आर लूजली बाउंड सेल्स प्रेजेंट इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो मैट्रिक्स होगा वो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, आपने कहा ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। वैसे ही हमने कहा कि जो बोन है, बोन का भी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर जैसा मैट्रिक्स होता है वैसे ही टिश्यू का नेचर होता है। जैसे कि अगेन हम ब्लड का एग्जांपल लेते हैं हमने बात की है यहाँ पे प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का जो नेचर है वो कैसा है, लिक्विड है। इसीलिए हमें जो ब्लड दिखता है वो कैसे दिखता है, लिक्विड फॉर्म में दिखता है। तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में दिखता है, ठीक है। वैसे ही जो बोन का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होता है, हार्ड होता है, तो इसीलिए बोन आपको हार्ड यहाँ पर दिखती है। तो सेम वही चीज आपको बता रही कि आपने कहा दिस मैट्रिक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। मैट्रिक्स जो वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, डेंस यानी कि सघन, रिजिड यानी कि कठोर, फ्लूइड यानी कि लिक्विड, जेली यानी कि जैसे जेली आप देखते हैं जेल जैसा, ठीक है, ना तो लिक्विड है ना तो ठोस है यहाँ पर। Depending upon the functionality of the connective tissue, the nature of the matrix varies। आपने कहा कि जैसे जैसे टिश्यू का नेचर है अलग अलग प्रकार का मैट्रिक्स, तो वही हमने कहा कि मैट्रिक्स का जैसा नेचर होगा वैसा टिश्यू होगा, या फिर हम कहें कि टिश्यू का जैसा नेचर है वैसा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास टिश्यू आते हैं, सबसे पहला आता है ब्लड। और ब्लड में हमने कहा कि जो ब्लड बना होता है वो है प्लाज्मा, और यहाँ पे जो ब्लड सेल्स हैं। प्लाज्मा में भी जो मैक्सिमम पार्ट बनाता है वो बनाता है वाटर, यानी कि अगर हम प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा में मैक्सिमम पार्ट होता है वाटर का। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, या फिर आपने कहा कि अलग अलग सब्सटेंसेस हो सकते हैं कि जो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। इसके अलावा आती हैं ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि आपको हर एक चीज के फंक्शन यहाँ पर देखने हैं। जैसे कि टिश्यू है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। टिश्यू किन चीजों से मिलकर के बना है, पहली चीज, और दूसरी वो कहाँ पाया जाता है, लोकेशन। तीसरी कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो ब्लड आप जानते हैं, हमने कहा कि प्लाज्मा और ब्लड वेसल से मिलकर के बना है, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा, पूरी बॉडी में आपका ब्लड फ्लो करता है। फंक्शन क्या होगा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, के करके इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट गैस, गैस का ट्रांसपोर्ट करती है, फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, वेस्ट मटेरियल और हार्मोन्स इन द बॉडी, ठीक है। इन सभी चीजों का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कौन करता है, ब्लड करता है। दूसरी चीज, देयरफॉर ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन इट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। आपने कहा कि ब्लड में क्या होता है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा होता है। द प्लाज्मा कंटेन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, तीन चीजें होती हैं। आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी फाइट डिजीज एंड प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन इंजर्ड। आपने कहा कि जो डब्ल्यूबीसी है वो आपके इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लेटलेट्स जो है वो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है या रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं जब भी चोट लगती है। द प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन अ प्रोटीन हॉर्मोन्स इन इट, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन एंड हार्मोन होता है। ब्लड वाटर होता है लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, ब्लड होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। तो क्या चीजें हमने पढ़ी है रक्त के बारे में, खून नहीं लिखेंगे आप, रक्त लिखेंगे, ठीक है। रक्त, आपने कहा रक्त का मुख्य कार्य शरीर में गैसों, भोजन, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन का परिवहन करना है। इसीलिए रक्त में एक द्रव मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं और चोट लगने पर प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में शामिल होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन और हार्मोन भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, ठीक है, जो कि आपने सिंपली स्टेटमेंट पढ़ी है। ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करें तो हम जानेंगे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। हम परसेंटेज में डिवाइड करेंगे कि जो प्लाज्मा है वो कितने परसेंट पाया जाता है और जो ब्लड सेल्स है वो कितनी परसेंट पाई जाती हैं।
प्लाज्मा में वाटर कितने परसेंट है और जो प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स है वो कितने परसेंट होता है। प्लाज्मा का नेचर कैसा होता है थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और जो आपके ब्लड सेल्स आती हैं उनमें आपने क्या देखा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनका स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होता है। जब आप बात कर रहे थे सेल्स के बारे में और हमने कहा था कि सेल्स का जो शेप है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है कि जो सेल्स है किन सेल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आपने तीनों देखी थी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आपने देखी थी, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग था। किसी में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, किसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। थोड़ा सा इनके फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। अगर मैं ब्लड के बारे में बात करूँ कि जो जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो कि क्या करता है, यहाँ पर ब्लड को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है, प्रकार से, ये है, हमने कहा ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता होगा। दो प्रकार के यहाँ पर हमने हीमोग्लोबिन बनाए हैं, एक के चारों पोर्शन पे ऑक्सीजन अटैच है, एक के 3 पोर्शन पे ऑक्सीजन अटैच है और चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है। तो क्या बोलेंगे, हमने कहा ये है ऑक्सीजनेटेड और ये है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो हमने कहा कि जब आप बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तब आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, ठीक है। अब ये चार जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैच हो रखी हैं, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, जो टिश्यू है उन्हें जब ऑक्सीजन देता है तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है, सिर्फ एक ही देगा यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। तो इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो एक्चुअली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं पाई जा रही है, हमने कहा 3 मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बात की है ब्लड के बारे में, थोड़ा सा ब्लड के बारे में आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं उससे आपसे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी, इसी के साथ आगे का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।